जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक वंश के बारे में, जिसे सिथियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जो है यह वंश भारत में आक्रमण करने वाला मौर्य वंश के टाइम के पास मौर्य काल में भारत में आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी वंश है। यह 90 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 90 वर्ष पूर्व यह भारत में मतलब आक्रमण किया था, भारत में यह प्रवेश किया था। भारत में आक्रमण करने वाला यह दूसरा विदेशी वंश है। बोलन दर्रा जो है, बोलन दर्रा पार करके यह भारत पर आए थे। बोलन दर्रा जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर एक छोटा सा दर्रा है, उसे कहा जाता है बोलन दर्रा। ठीक है, वह जो शक वंश वाले थे, ये शक जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से ये फिर भारत में आए थे। यूची वंश जो था वो मध्य एशिया में रहता था और ये जो शक है यह भी मध्य एशिया में रहा करते थे। फिर यूची वंश वालों ने इन्हें उठा कर पटक कर फिर उठाया और फिर पटका, इतना मार मारा कि इन्हें मध्य भारत छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि यूची वंश वालों ने शक वंश को भारत से भगा दिया। मध्य क्या बोलते हैं, ये मध्य भारत नहीं था, मतलब मध्य एशिया है, यहाँ पर भारत लिख दिया हूँ। ये मध्य एशिया से फिर इन्हें भगा दिया गया और मध्य एशिया से भगाने के पश्चात ये फिर किसी न किसी स्थान को खोजने लगे और खोजते खोजते ये भारत पर आए। ठीक है, भारत पर ये लोग 90 BC पर आए थे। इनका जो शासन व्यवस्था था, इसमें शासन व्यवस्था में इनके जो राजा थे वो क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके शासन व्यवस्था को ही क्षत्रप के नाम से जाना जाता था, क्षत्रप शासन व्यवस्था। और क्षत्रप शासन व्यवस्था के नाम से जाने जाने के कारण ही इसे क्षत्रप कहा जाता था, क्षत्रप शासक कहा जाता था शक वंश के लोगों को। ठीक है, तो क्षत्रप शासक किसे कहा जाता था, तो यह भी आप लोग जानेंगे कि शक वंश को कहा जा रहा है। शक संवत वाले जो भी उस समय के लोग थे, राजा थे, उसे ही कहा जाता है। भारत में उत्तर व पश्चिम में इन्होंने अपना क्षेत्रफल विस्तार किया। भारत के उत्तर और पश्चिम में मतलब तात्पर्य यह है कि अभी जो वर्तमान भारत है ना, केवल उसी की बात नहीं होती है, उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह भी भारत का ही हिस्सा कभी ना कभी रहे थे। वो तो अंग्रेज अपने बाप का प्रॉपर्टी समझकर बांट दिए। ठीक है, तो भारत वाले हम उसके बाप हैं अंग्रेजों के। ठीक, तो भारत में जो उत्तर में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम में जो हो गया गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, उसके अलावा और उत्तर पश्चिम में देखें तो कांधार और तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये लोग फिर अपना क्षेत्रफल विस्तार किए, मतलब वहीं रह गए, वहीं आकर बस गए। ठीक है, भारत में इन्होंने 5 जगह अपना आवास बनाया, 5 जगहों पर ये लोग बस गए। पहले ये छोटे छोटे मतलब कबीलों के रूप में थे, फिर लड़ाई वड़ाई करते गए और धीरे धीरे फिर ये अपना क्षेत्रफल विस्तार करते गए, साम्राज्य बढ़ाते गए। पहला जो क्षेत्र है 5 क्षेत्रों में से वह है अफगानिस्तान का गांधार। ठीक है, गांधार जिसे कहा जाता है, गांधार नरेश शकुनी वाला। ठीक है, तो वही गांधार है जहाँ आज अफगानिस्तान बसा हुआ है। ठीक है, तालिबान वालों का। अब दूसरा है तक्षशिला, तक्षशिला चाणक्य वाला। ठीक है, तो तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान के नाम से मतलब पाकिस्तान वाला एरिया हो गया है तक्षशिला। ठीक है, तीसरा है यूपी, यूपी का जो है मथुरा, मथुरा में ये लोग ने निवास किया था। इसके अलावा उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र, इन तीनों जगहों में जो कि भारत वर्तमान भारत में स्थित है और ये भारत के बाहर है, प्राचीन भारत में, अखंड भारत में, ये सभी इन 5 जगहों पर ये लोग आकर बसे थे। तक्षशिला, तक्षशिला में शक वंश की स्थापना जो है किसने किसने की है देख लेते हैं। तक्षशिला में माउस ने स्थापित किया था शक वंश को। मथुरा में राजुल नामक जो राजा थे या शासक थे, उन्होंने यूपी में यानी कि मथुरा में शक वंश को स्थापित किया था। उज्जैन में चेटक, जिसे यशोमती के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में, चेटक ने यानी कि उज्जैन में चेटक ने शक वंश का स्थापना किया था। नासिक यानी कि महाराष्ट्र में भूमक ने शक वंश का स्थापना किया था। मथुरा के जो शक शासक थे राजुल, ठीक है, सॉरी यह है राजुल जो थे मथुरा के शक शासक थे, इन्होंने क्या किया था कि मालवा के जो थे शासक, ठीक है, उस मालवा के शासक पर ये चुनौतियां डालते थे क्योंकि अपना क्षेत्रफल विस्तार कर रहे थे। तो मालवा के शासक जो थे उन्होंने 57 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व इन्होंने राजुल को टेंशन आया गया राजुल के को देख कर कि दिन भर मतलब तमाशा कर रहा था, इसलिए जब उन्होंने आक्रमण किया, जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, मथुरा के शासक राजुल और एक मालवा के शासक के बीच, ठीक है, तो मालवा के शासक ने इन्हें दे दनादन पीटा और बहुत मार मारा था। ठीक है, इतना मार मारा कि ये पराजित हो गया, राजुल जो है पराजित हो गया और फिर जो मालवा के शासक है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली।
उज्जैन में बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन दो सबसे प्रमुख हैं। एक हमारे भगवान महादेव महाकाल के नाम से जाने जाते हैं, उनके अलावा दूसरा कोई शासक नहीं है पूरी सृष्टि में, ठीक है। और दूसरे जो हुए हैं मतलब शासक के रूप में वह हैं विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रम और वेताल वाले ही विक्रमादित्य हैं। हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि बहुतों ने धारण की है, ठीक है, लेकिन ये जो विक्रमादित्य हैं, विक्रम और वेताल में जो जानते हैं वही वाले विक्रमादित्य हैं, ठीक है, उज्जैन वाले। इसके अलावा रुद्रदामन यह भी काफ़ी प्रतापी शासक हुए जो कि शक संवत के शासक हुए थे, ठीक है। तो विक्रमादित्य ने राजुल को हरा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? 57 ईसा पूर्व। और इसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत चल पड़ा, ठीक है। विक्रम संवत यानी कि जो कैलेंडर है वह 57 बीसी पूर्व यानी कि विक्रम संवत के नाम से यह चला, तो यह कैलेंडर है। देखिए जो 57 ईसा पूर्व चला है यानी कि अभी 2023 चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म को अभी 2023 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह ईसा मसीह के जन्म से भी 57 वर्ष पूर्व का है। इसलिए 2023 प्लस 57 इज इक्वल टू कितना होगा? 2080, 2080 चल रहा है। अभी विक्रम संवत कितना चल रहा है? 2080 चल रहा है, ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार। हिंदू पंचांग के रूप में इसे ही जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो मूल कैलेंडर था ना वह विक्रम संवत का ही था, ठीक है, जो 57 वर्ष आगे चलता था। लेकिन बाद में 1957 में उस समय जो भी सत्ता में थे उन सत्ताधारियों ने शक संवत को अपना लिया था। वह शक संवत जिसे विक्रमादित्य ने हराकर विक्रम संवत चलाया था उसे हटाकर शक संवत को लाद दिया गया, ठीक है। अजीब बात है जो भी रहे। हालांकि वो शक संवत शकों का नहीं था, ये शक संवत था कुषाण वंशीय कनिष्क का था। शकों ने इतना ज़्यादा इसे चलाया कि इसे शक संवत के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। नासिक के जो शक शासक थे नहपान, ठीक है, नासिक में जो शक शासक हुए थे, हालांकि स्थापित किया था किसने? नासिक में भूमक ने स्थापित किया था। उसके बाद जो उनकी पीढ़ियां चली उसमें एक नहपान नामक जो व्यक्ति थे, शासक थे, उन्होंने शासन चलाया। इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी पर, जो कि सातवाहन वंश के शासक हुए थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी शासक सातवाहन वंश के, उन पर आक्रमण कर दिया। नहपान को दे दनादन पीटा था, ठीक है, और हरा दिया था, युद्ध में पराजित कर दिया था नहपान को। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी अभिलेख से मिलती है, मतलब जोगलथम्बी के सिक्कों से मिलती है, ठीक है। इस सिक्के पर एक और नहपान है और दूसरी ओर कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी जी का चित्र मतलब अंकित है, ठीक है। ये जो सबसे प्रतापी शासक जो हुए थे शक संवत में वो थे रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रतापी जो शक वंश के शासक थे वो थे रुद्रदामन। रुद्रदामन में वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी जो कि सातवाहन वंश के शासक थे, इनको हरा दिया था, ठीक है। तो बदला क्या हो गया? पूरा हो गया। सौराष्ट्र के गिरनार पर पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, सौराष्ट्र मतलब जिसे गुजरात के नाम से जाना जाता है आज। गुजरात के जूनागढ़ में एक है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसे रुद्रदामन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है, इसी रुद्रदामन ने बनवाया था। ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। बहुत बार चर्चा इसकी हो चुकी है, ठीक है। अभिलेख के बारे में जब पढ़े थे तब भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लास में देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया था और मतलब सुदर्शन झील का निर्माण किया था, ठीक है। लेकिन रुद्रदामन ने क्या किया था? इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था और वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं रुद्रदामन द्वितीय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कराया था, ठीक है। मतलब मैंने निर्माण नहीं कराया था, मैंने इसका पुनर्निर्माण कराया है, यह स्पष्ट रूप से लिखा था। चाहते तो उसमें लिख सकते थे कि क्या लिख सकते हैं कि मैंने ही बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि ये जो सुदर्शन झील है इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की पूरी चर्चा है, इससे पता चल जाता कि ये चीटिंग कर रहा है करके, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि पुनर्निर्माण कराया है मैंने, निर्माण केवल चंद्रगुप्त मौर्य जी ने करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के किसने करवाया था? अधिकारी ने, जिन्हें राज्यपाल कहा जाता था। राज्यपाल का नाम क्या था? पुष्यगुप्त, ठीक है। पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण सरकारी खर्चे पर कराया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। देखते हैं ब्राह्मी लिपि का जो आधुनिक रूप है ना वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि जो है वही ब्राह्मी लिपि था। जैसे आज हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग व्हाइट बोर्ड पे, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा है, यह दो इसके उदाहरण है जो कि देवनागरी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। देखिए अंतिम शक शासक जो हुए थे रुद्र सिंह तृतीय हुए थे, ठीक है। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय हुए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों का सर्वनाश कर दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के शासक, इन्होंने जितने भी शक शासक थे इनका पूरा सर्वनाश कर दिया। मथुरा, नासिक, उज्जैन सब वालों का टप काट दिया, ठीक है। और ऐसा करके फिर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक ये विक्रमादित्य अलग हो गए और दूसरे विक्रमादित्य ये हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है।
इन्होंने भी हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने फिर चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के पंचांग का इतना अधिक उपयोग किया गया था कि इसे कनिष्क का पंचांग या फिर कुषाणवंशी पंचांग के नाम से न जानकर शक संवत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी कि जो शक संवत का जो अभी संविधान ने अपना लिया है 1957 के बाद, ठीक है, तो वह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मतलब ईसा मसीह को जन्मे 78 वर्ष हो चुके थे। ठीक है, ईसा मसीह जी को 33 वर्ष की आयु में सूली पर लटका दिया गया था उनके ही लोगों ने, जो आज उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, यूनानी वाले रोम के गवर्नर थे, उसने टपका दिया था उनको सूली पर चढ़ा के, फिर जीवित हो चुके थे और उस पर फिर ईस्टर वगैरह मनाया जाता है। शक शासकों ने फिर 78 ईस्वी में जो कुषाण वंशी कनिष्क थे, कनिष्क महान, उनके जो द्वारा प्रारंभ किया गया था कैलेंडर, उसे कनिष्क के पंचांग के रूप में न जानकर किसके नाम से जाना जाता है, शक संवत के नाम से, या फिर शकों के द्वारा किया गया पंचांग के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि उसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर उस जिसने बनाया है उससे ज़्यादा उपयोग कोई और करने लगे तो उसी के नाम से फिर उसे जाना जाने लगता है। अगर एक लंबे समय तक उसी का उपयोग किया जाए तो इसे शक संवत के नाम से जाना जाता है ना, वह असल में कनिष्क ने बनाया था, कुषाण वंशीय। ठीक है, ये हो गया पूरा शक वंश के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पल्लव वगैरह के बारे में, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।